हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 106 ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी। कौन कौन से टॉपिक्स हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जिसमें कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले बायोग्राफी, किसके बारे में? डैनियल डिफो के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में और उनकी इंग्लिश नॉवेल्स के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू के जो दो क्वेश्चंस हैं वो आपके होंगे हमारी क्या? बायोग्राफी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? डैनियल डिफो की बायोग्राफी के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी इंग्लिश नॉवेल्स क्या क्या थी, उन्होंने क्या क्या वर्क किया, उसके बारे में जानेंगे। एंड देन हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो उनकी नॉवल थी इन रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, उस रॉबिन्सन क्रूसो में एक थीम थी जो कि है हमारी सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेग्री। ये क्या था, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है जी। सो आज की क्लास में हम आप कह सकते हैं कि दो क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके, डैनियल डिफो वॉज एन इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट एंड बिजनेसमैन। जो डैनियल डिफो थे वो कौन थे? हमारे इंग्लिश राइटर थे, इंग्लिश नॉवल के राइटर थे, जर्नलिस्ट भी थे और हम कह सकते हैं उन्होंने काम किया था एज अ बिजनेसमैन भी। ठीक है, अब उन्हें जाना किससे जाता है? उनकी एक नॉवल थी जो अभी हमने कंटेंट में पढ़ी, रॉबिन्सन क्रूसो। उसके नाम से हम कह सकते हैं कि वो फेमस हुए थे, उन्हें वहाँ पर फेम मिला था उस नॉवल के कारण। ठीक है जी। उनका जन्म 1660 में हुआ था लंदन में। पहला उनका जो ओरिजिनल नेम था वो था हमारा डैनियल फो। ठीक है, बाद में यहाँ पर फो से पहले डी ऐड कर दिया, डिफो, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर डिफो, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा एट्रैक्टिव लगे। जो उनका नाम है थोड़ा सा कैसा लगे? एरिस्टोक्रेटिक लगे। ठीक है जी। उनकी अर्ली लाइफ एंड करियर के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जो फैमिली थी, डिफोस की जो फैमिली थी वो कैसी थी? हमारी प्रोटेस्टेंट डिसेंटर्स थी, यानी कि वो क्या फॉलो नहीं करते थे? चर्च। हम यहाँ पर कह सकते हैं जो इंग्लैंड की चर्च थी या फिर जो वहाँ के हम कह सकते हैं ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, उनकी फैमिली उसको फॉलो नहीं करती थी। वो एजुकेट, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पर करी थी? एक डिसेंट स्कूल में। ठीक है, बिजनेस के लिए वो प्रिपेयर हुए। हम यहाँ पर कह सकते हैं वो चर्च या फिर सरकारी जॉब के लिए उन्होंने कोई भी वर्क नहीं किया था, कोई भी स्टडी नहीं करी थी। जो भी किया था उन्होंने अपने बिजनेस के लिए किया था। ठीक है जी। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वर्क एज अ ट्रेडर। उन्होंने एज अ ट्रेडर भी वर्क किया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा प्रिपेयर फॉर बिजनेस, क्योंकि उन्होंने बिजनेस के लिए भी प्रिपेयर किया था। मर्चेंट भी वो रहे और एक हम कह सकते हैं जर्नलिस्ट, पत्रकार भी वो रहे थे। ठीक है, ही ऑफन रूट अबाउट पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स को लेकर के, इकोनॉमिक्स को लेकर के और जितने भी हम कह सकते हैं सोसाइटी के सोशल इश्यूज है उनको लेकर के भी, उनके बारे में भी लिखा था। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या गिवन है? राइटिंग करियर हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। डिफो ने यहाँ पर बहुत सारे 100 पैम्पलेट्स लिखे थे और बहुत सारे एसेज लिखे थे अलग अलग वेरियस टॉपिक्स पर, जो कि इंक्लूड करते हैं हमारे रिलीजन को, ट्रेड को और सरकार को। इन 1719 में उन्होंने अपनी फेमस नोवेल पब्लिश करी थी जिसका नाम है हमारा रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं मोस्ट फेमस नोवेल रही इंग्लिश लिटरेचर में। और किस लिए जाना जाता है उन्होंने साथ में क्या और लिखा था? मोल फ्लैंडर्स लिखी थी 1722 में। ठीक है जी। उसके बाद जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर लिखा उन्होंने, जो कि फोकस करती है किस पे? रियलिस्टिक, यानी कि उनकी जो ये दो नॉवेल्स थी, कौन कौन सी, जो कि 1722 और दोनों ही 1722 में लिखी गई थी, वो क्या बताती हैं? ऐसी स्टोरीज थी जो कि हमें रियल लाइफ के बारे में बताती है। कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा रोल था उन नॉवेल्स में जो कि किसी व्यक्ति की रियलिटी के बारे में बताता है। ठीक है जी। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल ट्रबल्स भी उनकी लाइफ में बहुत सारे आए। ठीक है, कैसे? क्योंकि वो पॉलिटिकल राइटिंग्स लिखते थे, हमने अभी पढ़ा वो जर्नलिस्ट थे। ठीक है, और एक तरह से क्या थे? पत्रकार भी थे और लेखक भी थे। तो उन्होंने पॉलिटिकल के बारे में लिखा था, जिस कारण हम कह सकते हैं कि वो कैदी भी रहे।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था किसको, सरकार, यानी कि सरकार के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने लिखा भी था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो कैदी भी रहे, ठीक है, और साथ साथ उन्होंने बहुत सारे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी झेले थे अपनी लाइफ में। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। लेटर लाइफ एंड डेथ, डेथ की बात कर लेते हैं। बहुत सारे डिफिकल्टीज के बाद हम कह सकते हैं डिफो ने लिखना अपना जारी किया था। वो लिखते ही रहते थे और साथ ही साथ पब्लिश भी करते रहते थे। उनकी डेथ 1731 में हुई, ठीक है। अब कहा जाता है कि किस कारण से, बहुत सारे हम कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस कारण, और हम कह सकते हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो कि वो फेस कर रहे थे, तो उसको लेकर के स्ट्रेस था, इस कारण भी उनकी डेथ मानी जाती है। ठीक है, लेजेसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डेनियल डिफोई, Daniel Defoe is considered one of the pioneers of the English novel। यहाँ पर डैनियल डिफो को माना जाता है, जितने भी हम कह सकते हैं इंग्लिश नोवेल के राइटर में से एक माना जाता है उन्हें। ठीक है, उनका जो वर्क था स्पेशली कौन सा, रॉबिन्सन क्रूसो, ये आज भी हम कह सकते हैं पढ़ा जाता है, उस पर हम कह सकते हैं स्टडी की जाती है आज भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें क्या लिखा था, रियलिज्म बताया, एडवेंचर बताया, और साथ ही साथ ह्यूमन के नेचर के बारे में बताया था। ठीक है जी, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब उनकी फिर से सेम एग्जैक्टली आ गया, लाइफ वर्क एंड द इंग्लिश नोवेल, जो भी हमने पढ़ा एग्जैक्टली वैसा ही है। एक बार हम कह सकते हैं रिकॉल कर लेते हैं। इंग्लिश राइटर रहे, जर्नलिस्ट, बिजनेस, लंदन में उनका 1660 में हम कह सकते हैं कि उनका बर्थ हुआ था। उनका ओरिजिनल नेम क्या था, जो सर नेम था वो फो था, लेकिन उसके आगे क्या लगा दिया गया था, डी लगा दिया था, तो वो हमारा चेंज हो गया बाद में, जिसे कहा गया क्या, डिफो। ठीक है जी, जो हम कह सकते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड साउंड हो, या फिर अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, सोफिस्टिकेटेड पढ़ा था, और एक हम कह सकते हैं आर्टिसियो, क्या पढ़ा था हमने, एक बार देख लेते हैं, हाँ, एरिस्टोक्रेटिक, यही तो पढ़ा था। यानी कि इसका मतलब होता है इन दोनों वर्ड्स का कि वो व्यक्ति जिसका हम कह सकते हैं नेम है, फेम है, स्टेटस है, पावर है, मनी है, ठीक है, या फिर ये तो साथ साथ है, ये नॉलेज भी है उस व्यक्ति के पास, स्किल्स है। ठीक है, चलो, ही वॉज रेज्ड इन अ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो कौन सी फैमिली में जन्मे थे, प्रोटेस्टेंट डिसेंटर, यानी कि वो फैमिली जो इंग्लैंड के चर्च को फॉलो नहीं करती थी, उनके ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करती थी। डिसेंटिंग स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी, और बिजनेस करियर में हम कह सकते हैं उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया था। और बहुत सारी उन्होंने हम कह सकते हैं ट्रेडर वो रहे, गवर्नमेंट स्पाई यानी कि क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे, तो हम कह सकते हैं सरकार के खिलाफ जाकर के हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने जासूसी की थी। ठीक है, पॉलिटिकल राइटर वो रहे, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी अपनी लाइफ में किया। ये अभी हमने पढ़ी कौन कौन सी थी हमारी, बहुत सारे एसेस, पैम्पलेट्स, बुक्स वगैरह उन्होंने छापी थी, और जिनमें से उनकी फेमस नॉवेल्स हैं रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, उसके बाद मोल फ्लैंडर्स एंड अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। ठीक है, चलो ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया है, रिपीट हो गया ये। और क्या कहा जाता है डिफो और उनकी इंग्लिश नॉवेल्स के बारे में। पहला है हमारी जो पायनियर ऑफ द इंग्लिश नोवेल, यानी कि जो इंग्लिश नोवेल के जितने भी ऑथर, जितने भी हमारे राइटर्स रहे हैं, उनमें से एक राइटर किसको माना जाता है, हमारे डिफो को माना जाता है। ठीक है, फाउंडर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा था एक सिंपल लैंग्वेज में, और क्या बताते थे वो, उनकी जितनी भी नॉवेल्स थी, उन नॉवेल्स में जो लिखने का उनका स्टाइल था वो रियलिटी बताता था और सिंपल चीज़ें थी। ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, हिज स्टोरीज आर ऑफन written as if they were true accounts, making them more engaging। यानी कि इसका मतलब है हमारा, हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उनकी कहानियाँ थी वो इस तरीके से लिखी जाती थी कि जो हमें बताती थी वास्तविक चीज़ें, यानी कि सेम वही थी, रियलिटी बताती थी, वास्तविक विवरण हमें वो देती थी। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन मिडिल क्लास लाइफ,
उन्होंने अपनी नॉवेल्स में, उन्होंने अपनी जो भी उनकी हम कह सकते हैं एज अ राइटर लाइफ रही थी, उन्होंने फोकस किया था सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लाइफ पे, ठीक है, यानी कि साधारण लोगों को लेकर के उन्होंने लिखा था, उनके स्ट्रगल्स के बारे में उन्होंने लिखा था, जो कि हम कह सकते हैं लिटरेचर में एक नया ट्रेंड बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने खत्म किया जिसमें कि हमने पूरी की पूरी किसके जो डैनियल डिफो थे उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं उनकी जो हमारी नॉवल रही, फेमस नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो, उसमें उन्होंने कौन सी थीम पर कह सकते हैं कि लिखा था, ठीक है, जिसका नाम था हमारा क्या, सिविलाइजेशन वर्सेस सेविग्री थ्रू journey of its main character Crusoe. The novel show how Crusoe, a civilized man, survive on a deserted island and bring order to a wild place. इसमें कहा गया है क्या, अच्छा सिविलाइजेशन क्या होता है, हम बहुत बार पढ़ते हैं सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन तो वही होता है ना जो हम हमारे अर्बन एरियाज़ हैं या जो हमारी हम कह सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं, जितने लोग हैं वो कैसे रहें, सिविलाइज्ड हो यानी कि डेवलप्ड हो, वहाँ पर क्या हो, ग्रोथ हो, है ना, सिविलाइजेशन तो वही होता है। समझ में आया? और साथ में यहाँ पर क्या बताया गया कि एक सिविलाइज्ड मैन है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसके पास वो वेल डेवलप्ड व्यक्ति है। आप और हम सिटी में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, हम सिविलाइज्ड, हम क्या कहलाएंगे, सिविलाइज्ड पर्सन कहलाएंगे। लेकिन अब हम कहाँ रह रहे हैं, एक आइलैंड पे रह रहे हैं, एक डेजर्ट आइलैंड पे रह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है, और कैसे जितने भी हम कह सकते हैं वाइल्ड प्लेसेस हैं, ठीक है, वहाँ पर वो अपनी लाइफ को हम कह सकते हैं स्पेंड करेगा, उसके बारे में थी हमारी ये नोवेल, ठीक है, क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो। क्या था इसमें, क्रूसो एज अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि क्रूसो इज अ यूरोपियन मैन। क्रूसो क्या है, एक यूरोपियन मैन है जो कि बिलीव किस में करता है, हार्ड वर्क में, डिसिप्लिन में और एक रेशनल थिंकिंग में। किसके बारे में बताया जा रहा है, क्रूसो के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। व्हेन ही अराइव्स ऑन द आइलैंड, जब वो किस पे, आइलैंड पे पहुंचता है तो वो एक घर बनाता है, क्रॉप्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कल्टीवेशन करता है, ठीक है, और साथ में क्या है, वहाँ पर डोमेस्टिकेट्स एनिमल्स भी हैं, ठीक है। ही ब्रिंग यूरोपियन नॉलेज एंड स्किल टू द वाइल्ड लैंड। अब जो वो हम कह सकते हैं जंगली धरती है, आइलैंड है, उस पर क्या लेकर के आना चाहता है या लेकर के आया, यूरोपियन नॉलेज को और वहाँ की स्किल्स को, जो कि क्या बता रही है, जो कि क्या शो कर रही है कि जो हमारा सिविलाइजेशन है वो कैसे पूरी एक नेचर को क्या कर सकता है, कंट्रोल में कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे आइलैंड होते हैं, तो जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हम कह सकते हैं वो नेचर ही है। अब हम जब नेचर पे जा कर के, जैसे अब हम सिविलाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है, डेवलप्ड हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, पेड़ को काट करके हम जितने भी हम कह सकते हैं नेचर को हार्म पहुँचा करके सिविलाइज्ड हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचता ही है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो क्रूसो है वो यूरोपियन लैंग्वेज नॉलेज को और स्किल्स को कैसे लेकर के आता है उस आइलैंड पर, और कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेचर पर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। द सेवेज सेटिंग ऑफ द आइलैंड, यहाँ पर क्या बताया गया, द आइलैंड रिप्रेजेंट सेविग्री एंड द अननोन, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अनटेम है और डेंजरस है। जाहिर सी बात है, वहाँ पर क्या है, वो पूरी की पूरी जो धरती है वो वाइल्ड लैंड है, ठीक है, यानी कि जो वहाँ पर है वहाँ पर आपको क्या मिल सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स मिल सकते हैं, एक कठोर वेदर मिल सकता है, और साथ में कैनिबल्स भी मिल सकते हैं, नरभक्षी भी मिल सकते हैं। तो ये डेंजरस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों है ये कारण, यहाँ पर क्योंकि ये डेंजरस है,
डेंजरस किस कारण है? क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स है, हार्श वेदर है, कैनिबल्स है, यानी कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, टैम, डेंजरस, यानी कि सेविग्री, ये सीधा सीधा सा सिंबलाइज करती है किस चीज़ को, कि उस एरिया में, उस द्वीप पे, उस आइलैंड पे किसकी कमी है? सिविलाइजेशन की कमी है, ठीक है। क्रूसो सीज द आइलैंड एज अ प्लेस दैट मस्ट बी कंट्रोल एंड शेप बाय ह्यूमन एफर्ट। क्रूसो वहाँ पर देखता है आइलैंड को एज अ प्लेस, ऐसा हम कह सकते हैं एज अ सिटी, एज अ जगह मानता है कि जहाँ पर जो ह्यूमन एफर्ट्स के ज़रिए उस जगह को हम कह सकते हैं कंट्रोल किया जा सकता है, वहाँ की नेचर को कंट्रोल किया जा सकता है और शेप में लाया जा सकता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात आती है फ्राइडे एंड द आइडिया ऑफ सेविग्री की। ये क्या है? When C, क्रूसो मीट्स फ्राइडे। अब जो फ्राइडे है वो एक नेटिव मैन है, ठीक है, वो यहाँ पर अज्यूम करता है कि जो फ्राइडे कौन है? वो एक सेवेज है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिविलाइज्ड की, यानी कि यहाँ पर फ्राइडे को कैसा माना गया है? सेवेज, यानी कि आइलैंड का एक प्राणी माना गया है, जो जिसमें वो फ्राइडे को सिखाना चाहता है, क्रूसो फ्राइडे को सिखाना चाहता है किसके बारे में? सिविलाइज्ड होने के बारे में। वो क्रूसो सिखाता है उसको क्या? इंग्लिश सिखाता है, क्रिश्चियनिटी दिखाता है और साथ में यूरोपियन कस्टम सिखाता है, और साथ में हम कह सकते हैं उसको कोशिश करता है कि वो इम्प्रूव हो सकता है, उसे विश्वास दिलाता है। फ्राइडे को हम कह सकते हैं विश्वास दिलाता है क्रूसो कि जो फ्राइडे है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, और साथ में ये जो यूरोपियन कस्टम्स के बारे में सिखाना, क्रिश्चियनिटी, इंग्लिश सिखाना, ये सीधा सीधा सा बताती है किसके बारे में? यूरोसेंट्रिक बिलीफ के बारे में, सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो यूरोसेंट्रिक बिलीफ है वो आपसे कह रहा है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना वो बेस्ट है, ठीक है, बाकी के अदर जितने भी कल्चर्स हैं उनसे बेस्ट कौन सा कल्चर माना गया है? हम कह सकते हैं यूरो का, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को यहाँ पर सुपीरियर माना गया है, ठीक है जी। चलो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड नेचर। अब यहाँ पर नेचर और सिविलाइजेशन को लेकर के भी कह सकते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट रहा है। क्या कॉन्फ्लिक्ट है? पढ़ लेते हैं एक बार वो हम। क्रूसो स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर बट इवेंचुअली कनकर्स इट बाय यूजिंग हिज इंटेलिजेंस एंड लेबर। हमने यहाँ पर पढ़ा जो हमारा कौन है? क्रूसो ने स्ट्रगल किया किसके अगेंस्ट? नेचर के अगेंस्ट, ठीक है, और साथ ही साथ वो हम कह सकते हैं कि उसने जीत प्राप्त भी कर ली। क्यों जीत प्राप्त कर ली? क्योंकि उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किया, ठीक है, अपनी थिंकिंग का, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ किया, और तब जा करके उसने हम कह सकते हैं नेचर पर जीत हासिल करी, ठीक है। हाउएवर ही ऑल्सो लर्न्स टू रिस्पेक्ट, और साथ ही साथ वो यहाँ पर क्या सीखा? रिस्पेक्ट सीखा। किसकी? आइलैंड की, ठीक है, एंड अडेप्ट टू इट्स वे, शोइंग दैट सिविलाइजेशन एंड नेचर कैन को एग्जिट। यहाँ पर कहा गया है इस लाइन में कि जो हमारा क्रूसो था, ठीक है, उसने नेचर पर हम कह सकते हैं जीत प्राप्त तो कर ली थी, ठीक है, वो जीत गया था कैसे भी करके, कैसे भी नहीं करके जीता था। कैसे जीता था? अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने माइंड को यूज़ करके उसने अपने इन्वायरमेंट पे, नेचर पर, प्रकृति पर क्या कर ली? जीत हासिल कर ली। साथ ही साथ वो यहाँ पर सीखा कि कैसे हमें आइलैंड का सम्मान करना है, उसके साथ उसको अडॉप्ट करना है, ठीक है, और साथ ही साथ ये बताता है कि कैसे दोनों चीज़ें, यानी कि जो हमारा सिविलाइजेशन है और जो नेचर है, दोनों कैसे एक साथ रह सकते हैं अस्तित्व में, ठीक है जी। ये थी हमारी क्या थीम? किसकी? सिविलाइजेशन एंड सेविग्री की, जो कि हमारे डैनियल डिफो ने लिखी थी अपनी रॉबिन्सन क्रूसो नोवेल में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।